आइए हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा की। और राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा की बात करें तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला सिविक्स जिसे नागरिक शास्त्र के रूप में देखते हैं, और दूसरे की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान जिसे पॉलिटिकल साइंस के रूप में देखते हैं। अगर सिविक्स की बात करें तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के सिविक या सिविटास शब्द से हुई है। सिविक का अर्थ होता है नागरिक और सिविटास का अर्थ होता है नागरिक शास्त्र। इस प्रकार से हम देखें कि नागरिक शास्त्र का केंद्रीय विषय नागरिकता है। अतः इसे हम कह सकते हैं कि यह विषय है नागरिक जीवन से संबंधित संस्थाओं व अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन करता है। तो अगर जो प्रश्न यह आता है कि नागरिक शास्त्र क्या है, तो नागरिक शास्त्र ऐसा विषय है जो जीवन से संबंधित संस्थाओं और अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन करता है, उसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। आइए राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजनीति विज्ञान को हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। यह शब्द है ग्रीक भाषा का है। कहाँ का है? ग्रीक या यूनानी भाषा का है। यूनानी यूनानी भाषा का है। अगर जो ग्रीक शब्द की बात करें तो पोलिस शब्द से यह निकला हुआ है। पोलिस का अर्थ होता है नगर या शहर राज्य। नगर और शहर राज्य की बात करें तो यह यूनान में हुआ करता था। अगर जो आधुनिक राज्य की हम बात करें तो इसे राष्ट्र राज्य का नाम दिया गया। आधुनिक काल में बात करें तो मैकियावेली वेली 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्य का नाम देते हैं। राष्ट्र राज्य शब्द की बात करते हैं। आइए राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं की बात करें तो दर्शन शास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक है। यदि हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो ये सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। अरस्तु ने क्या कहा है? तो राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस के रूप में देखा है। सबसे पहले अरस्तु ने एक स्वतंत्र विषय के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन शुरू करते हैं। आगे चलकर राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो व्यवस्थित अध्ययन करते हैं वो अरस्तु करते हैं। लेकिन अगर जो राजनीति की बात करें तो यह प्लेटो से ही शुरू हो जाती है। प्लेटो को दार्शनिक राजनीति का पिता कहा जाता है। लेकिन अगर जो वहीं अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। सबसे पहले मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से मुक्त किया। राजनीति को धर्म से मुक्त सबसे पहले कौन करते हैं? तो यह मैकियावेली करते हैं। और उन्होंने आधुनिक राजनीति के पिता जो है कि बनते हैं। इनको मतलब आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है। आगे चलकर हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं की बात करें तो राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं दो रूपों में बांटकर इसकी व्याख्या की जाती है। एक परंपरागत दृष्टिकोण, एक आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की जो परिभाषाएं हैं, और आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो परिभाषाएं हैं। सॉरी अगर जो हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की जो परिभाषाएं हैं उनकी बात करें तो यह परिभाषाएं राज्य के अध्ययन के रूप में देखी जा सकती हैं, सरकार के अध्ययन के रूप में देखी जा सकती हैं, और सरकार और राज्य दोनों के अध्ययन के रूप में देखी जा सकती हैं। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है और शक्ति और प्रभाव का अध्ययन करता है और निर्णय निर्माण का अध्ययन करता है। अगर जो परंपरागत दृष्टिकोण की राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के अध्ययन के रूप में। तो सबसे पहले गार्नर की परिभाषा आती है। गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य से होता है। गार्नर क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य से होता है। किससे होता है? राज्य से होता है। यह कहते हैं गार्नर। अगली परिभाषाएं हैं गैटिल की है। गैटिल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन करता है। गैटिल क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। अगली परिभाषा आती है सरकार के अध्ययन के रूप में। सरकार के अध्ययन के रूप में हम बात करें तो सबसे पहले लिकाक की परिभाषा आती है। लिकाक कहते हैं राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। अगर जो विधा की बात की जाएगी सरकार से वो भी संबंधित, तो यहाँ पे लिकाक आएंगे। लिकाक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। अगले की बात करें तो सिले की परिभाषा आती है। सिले कहते हैं कि राजनीति विज्ञान उसी तरह सरकार का अध्ययन है जिस तरह संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का है। तो यह सिले कहते हैं। अगर सिले की परिभाषाएं अगर जो आती हैं तो सिले कहते हैं कि राजनीति विज्ञान उसी तरह से सरकार का अध्ययन है जिस तरह से संपत्ति शास्त्र संपत्ति का,
जीव विज्ञान जीवन का, और आगे की परिभाषाओं की हम बात करें तो राज्य और सरकार दोनों की परिभाषाओं के रूप में मतलब देखा जाता है। अगर जो दोनों की परिभाषाओं की बात करें तो राजनीति विज्ञान राज्य और उसके साधन सरकार का अध्ययन है, यह डीमॉक कहते हैं। कौन कहते हैं? डीमॉक की परिभाषा आती है। डीमॉक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और उसके साधन सरकार का अध्ययन है। अगली परिभाषा है पॉल जेनेट्स की, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है, यह पॉल जेनेट्स कहते हैं। अगर जो आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है, सबसे पहले कैटलिन की परिभाषा आती है। कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, कैटलिन। लेकिन शक्ति का पहली बार प्रयोग, अगर जो शक्ति के प्रयोग की बात करें तो मैकियावेली करते हैं। कौन करते हैं? मैकियावेली। मैकियावेली करते हैं। अगली परिभाषा है राजनीति विज्ञान शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन है, यह लॉसवेल कहते हैं। राजनीति विज्ञान शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन है, यह लॉसवेल कहते हैं। अगली परिभाषा है राजनीति विज्ञान राजनीति व्यवस्था या मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, यह ईस्टर्न कहते हैं। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की बात करें तो यह सरकार का अध्ययन करता है, राज्य का अध्ययन करता है, शक्ति का अध्ययन करता है, निर्णय निर्माण का अध्ययन करता है, राजनीतिक दल और दबाव समूह का अध्ययन करता है, और राजनीतिक तथ्यों के साथ साथ मूल्यों का भी अध्ययन करता है। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है, विचारधाराओं का अध्ययन करता है। तो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की हम बात करें तो राज्य, सरकार, शक्ति, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक तथ्यों और मूल्यों, इसके साथ साथ स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन के साथ साथ विचारधाराओं का अध्ययन शामिल होता है। अगर जो राजनीति विज्ञान के प्रकृति की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान की जब प्रकृति की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है और राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में। राजनीति विज्ञान क्यों विज्ञान है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो राजनीति विज्ञान जो है वो एक क्रमबद्ध अध्ययन है। प्रयोगों और परीक्षण, भविष्यवाणियां, कार्यकरण संबंध और सर्वमान्य तत्व ये विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, और जो यह मानते हैं कि यह विज्ञान है वो सारी चीजें राजनीति विज्ञान में देखते हैं। अगर जो कला की हम बात करें तो सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति कला है। राजनीति में न्याय, सहिष्णुता, स्वतंत्रता, समानता और मूल्यों को महत्व दिया जाता है। शासन के संचालन के ढंग पर विचार किया जाता है। आइए इन परिभाषाओं की बात करें। सबसे पहले वल्क की परिभाषा आती है। वल्क कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान कहना तो दूर, कला में भी सबसे पिछड़ी कला है। जब बात आए सबसे पिछड़ी कला की तो यहाँ पे वल्क आते हैं। अगर जो आगे हम देखें तो मैटलैंड की परिभाषा आती है। जब मैं राजनीति के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा के प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह कौन कहते हैं? मैटलैंड। यह सुपरहिट प्रश्न है टीजीटी का। अगली परिभाषा की बात करें तो जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान कहना तो संभव है पर न ही वांछनीय है, यह वर्क कहते हैं। आप लोग वर्क और बल्क में दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। बल्क कहते हैं कि ये सबसे पिछड़ी कला है, और वर्क कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार से राजनीति को विज्ञान कहना तो संभव है और न ही वांछनीय है। मतलब हम ना तो इसे विज्ञान कह सकते हैं। अगली परिभाषा है राजनीति विज्ञान कला विज्ञान और दर्शन का संगम है, यह लॉसवेल और कैटलिन दोनों कहते हैं। अगर जो बात आएगी इन दोनों में तो सबसे पहले लॉसवेल को माना जाएगा और फिर उसके बाद कैटलिन को माना जाएगा। अन्य सामाजिक विज्ञानों में राजनीति विज्ञान का संबंध इतिहास से संबंध रखता है। आइए इनसे संबंधित परिभाषाओं की बात करें तो सीले कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मोल नहीं है, यह सीले कहते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान एक सारहीन ढांचा है, यह चार्ल्स बियर्ड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे बजट को राजनीति और राजनीति को बजट प्रभावित करता है। अगर जो नीति शास्त्र से संबंधित परिभाषाओं की बात करें तो नैतिकता विहीन राजनीति वेश्या है, यह गांधी जी कहते हैं। यहीं अगर जो हम बात करें अगली परिभाषाओं की तो फाई की परिभाषा आती है, जो कहते हैं कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं हो सकता है।
आगे चलकर हम मनोविज्ञान से संबंधित परिभाषाओं की बात करेंगे। तो राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में है, यह ब्राइस कहते हैं। राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में है, यह कौन कहते हैं? तो यह ब्राइस कहते हैं। आगे चलकर हम राज्य शब्द की बात करेंगे। स्टेट क्या होता है, आइए जानते हैं। स्टेट शब्द ट्यूटेनिक भाषा के स्टेटस शब्द से निकला है। कौन सी भाषा? ट्यूटेनिक शब्द ट्यूटेनिक भाषा के स्टेटस शब्द से निकला हुआ है। स्टेट को प्राचीन सॉरी स्टेट को प्राचीन यूनान में पोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलिस कहा जाता है। पोलिस का अर्थ है नगर राज्य या शहर राज्य। पोलिस का अर्थ नगर राज्य या शहर राज्य। यह कैसा शब्द है? तो यूनानी या ग्रीक शब्द है पोलिस शब्द। मध्यकाल में रोम में इसे सिविटास कहा जाता है। मध्यकाल की अगर बात करें तो सिविटास कहा जाता है। आधुनिक काल की बात करें तो राष्ट्र राज्य कहा जाता है। राष्ट्र राज्य पहली बार कौन कहता है? तो मैकियावेली कहते हैं। और अपनी किस पुस्तक में इसकी बात करते हैं? तो प्रिंस में करते हैं, द प्रिंस। आइए जानते हैं कि राज्य क्या है। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, अतः इसमें इसे जानने के लिए इसके तत्वों को समझना होगा। तो राज्य के तत्वों की बात करें तो इसके 4 तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। आइए सबसे पहले जनसंख्या की बात करें तो प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। अरस्तु वही कहते हैं कि जो राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि राज्य भरण पोषण कर ले और जितनी राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी हो। रूसो कहते हैं कि राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। अगर जो हम अरस्तु की बात करें तो यह जनसंख्या को 1 लाख मानते हैं, लेकिन नागरिकता की बात करें तो 10,000 नागरिकता मानते हैं। या स्त्री, दास, बच्चे और विदेशी, इनको दास नहीं इनको नागरिक नहीं मानते हैं। नागरिक नहीं मानते हैं। अगर जो रूसो की बात करें तो आधुनिक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पिता कहा जाता है रूसो को। और राज्य की जनसंख्या की हम बात करें तो 10,000 होनी चाहिए। किसके अनुसार? रूसो के अनुसार। अगर जो प्लेटो की बात आएगी तो 5040। अगर जो अरस्तु की बात आएगी तो जनसंख्या 1 लाख और नागरिक कितने? 10,000। अगर जो रूसो की बात आएगी तो राज्य की जनसंख्या कितनी? 10,000 होनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं भूभाग की। जल, थल और नभ की वह सीमा जिस पर राज्य अपनी प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करता है उसे हम भूभाग कहते हैं। जल में यह सीमा 12 नॉटिकल मील। कितनी? 12 नॉटिकल मील। अगर सीले, दुगबी, बिलोबी, हाल की बात करें तो भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अगर जो आवश्यक तत्व न मानने की बात करें तो सीले, दुगबी, बिलोबी और हाल। सीले, दुगबी, बिलोबी और हाल। अगर जो हम आवश्यक तत्व मानने की बात करें तो सिजविक, वेबर, ब्लंटसली, गार्नर, गैटिल भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। सरकार की यदि बात करें तो राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला मूर्त यंत्र ही सरकार है। सरकार के प्रकार की बात करें तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र या व्यवस्थित वर्गीकरण अरस्तु करते हैं अपनी पॉलिटी में। अगर जो राजतंत्र की बात करें तो एक व्यक्तियों का शासन, यह प्राचीन रूप है। अगर जो कुलीन तंत्र की बात करें तो कुछ लोगों का शासन, यह मध्यकालीन रूप है। और प्रजातंत्र की बात करें तो जनता का शासन, यह आधुनिक रूप है, जिसे राष्ट्र राज्य के रूप में भी हम जानते हैं। संप्रभुता की बात करें तो यह सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश या सर्वोच्च इच्छा है। सर्वोच्च इच्छा की बात होगी तो रूसो। अगर जो सर्वोच्च आदेश की बात होगी तो ऑस्टिन। ऑस्टिन होगा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो संप्रभुता है। संप्रभुता केवल राज्य के पास होती है, अतः यह अन्य संगठनों से अलग है। 15 अगस्त 1947 की बात करें तो हमारा जो भारत था वो संप्रभुता इसके पास नहीं थी। इस कारण से मतलब डोमिनियन स्टेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डोमिनियन स्टेट। आगे चलकर जब संप्रभुता प्राप्त होती है 26 जनवरी 1950 को, पूर्ण रूप से हमारा देश जो है गणतंत्र हो जाता है, तब जाके हमारे देश को संप्रभुता मिल जाती है। और कहते हैं कि जो भारत की संप्रभुता वो जनता में निहित है। और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो संप्रभु माना जाता है। कुल मिलाकर संप्रभुता के बिना राज्य नहीं हो सकता है, अतः यह
राज्य की आत्मा है। अगर संप्रभुता नहीं होगी तो राज्य नहीं होगा। और यह कहा जा सकता है कि आत्मा के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा के बिना मतलब संप्रभुता के बिना राज्य संभव नहीं है। तो संप्रभुता को आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगर जो यह राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है की बात करें तो यह संप्रभुता की अवधारणा है। राज्य की परिभाषाओं की बात करें तो राज्य की परिभाषाओं की जब बात करते हैं तो उपयुक्त 4 तत्वों को शामिल करते हुए गार्नर और गेटिल की राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषाएं आती हैं। गार्नर की बात करें तो राज्य लोग ऐसा समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है। कहाँ पे रहता है? भूभाग पर रहता है, जो एक सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। यह गार्नर की परिभाषाएं हैं। अगर जो अन्य परिभाषाओं की बात करें तो विल्सन की परिभाषाएं आती हैं। निश्चित प्रदेश में कानून के लिए संगठित जनता ही राज्य है। वहीं ब्लंटसली कहते हैं कि निश्चित प्रदेश में राजनीति के लिए संगठित जनता ही राज्य है। वहीं लास्की कहते हैं कि राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य समुदायों पर अपनी सर्वोच्च सत्ता रखता है। टेटेस्के कहते हैं कि शक्ति ही राज्य है। आगे चलकर अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका विकास आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए हुआ है। सुंदर जीवन के लिए उसकी आवश्यकता बनी रहेगी। आत्मनिर्भर इकाई की बात करें तो अरस्तु इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे कायोनिया कहते हैं। कायोनिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कल की वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्र, राज्य और राष्ट्र क्या है और किस प्रकार से इन दोनों में अंतर स्पष्ट है। धन्यवाद दोस्तों।